आज हमारा जो विषय है कि एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर या एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पर जब हम इंटरव्यू फेस करने जाते हैं तो हमारा कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है। एक चीज हमेशा हमको समझनी है कि आप जिस प्रोफाइल को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये प्रोफाइल भारतवर्ष के भाग्य विधाता के तौर पर है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सरकार अलग अलग पिलर्स पे डिपेंडेंट है। तो एक है न्यायपालिका, एक है न्यूज़पेपर जिसको हम मीडिया कहते हैं अथवा जर्नलिज्म कहते हैं, एक है जहां पर हम चुनाव में लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं, दैट इज लोकपालिका, और आप जिस सेगमेंट को है दैट इज कार्यपालिका। मतलब जितना फंक्शनिंग पार्ट है वो आपके हिस्से में आने वाला है। सरकार जितने भी निर्णय लेगी उसका एग्जीक्यूशन आपके हिस्से में आने वाला है। न्यायालय जो भी जजमेंट देगा वो जजमेंट का एग्जीक्यूशन आपके हिस्से में आने वाला है। मतलब आपको दिमाग और पांव दोनों का काम करना है। मतलब आपको फील्ड में जाना भी है और जो सरकार अथवा तो न्यायालय की पॉलिसीज हैं उनको जमीनी स्तर पर उतारने का भी काम आपके हिस्से में आने वाला है। मतलब आप एक तरह से समझें तो सरकार और न्यायालय जनता के साथ जो ब्रिज है वो ब्रिज आप हैं। नदी के उस पार न्यायपालिका है और जो लोग कानून बनाते हैं हाउसेस में बैठ के, चाहे लेजिस्लेटिव हाउस हो, चाहे अपर हाउस हो, चाहे लोअर हाउस हो, मतलब विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां बैठ करके जो नियम बनते हैं वो जमीनी स्तर पर उतारने का जो काम है वो कार्यपालिका का है और वो आप हैं, वो है ब्यूरोक्रेट्स। बस यही विषय है आज का और इसी विषय पर हम आपसे आज से डिस्कशन करेंगे। मैं शुरू करूं बात उसके पहले, वृंदा जी कैसे हैं आप? ध्रुव जी नमस्कार। मेरी आवाज लगता है जनता तक पहुंच नहीं रही है। चिराग जी नमस्कार। नमस्कार। कैलाश बेन नमस्कार। हस्ती जी कैसे हैं आप? अच्छा, टेक्स्ट मैसेज में जवाब आप शो पर ऑडियो में जवाब नहीं मिले हम। वेरी गुड। ये कोरोना ने जो हमको सबसे बड़ा फायदा दिया ये है ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन नॉलेज शेयरिंग का। तो कई बार क्या होता है कि जो चीज दुनिया को सबसे ज्यादा परेशान करती है वो सबसे बड़ा लेसन भी सिखा के चली जाती है, कई बार स्किल भी डेवलप करके चली जाती है। तो जो भारतीय कभी भी ऑनलाइन सीखने वाले नहीं थे उन भारतीयों के घर घर, दरवाजे दरवाजे, गामड़े गामड़े तक कहीं ना कहीं ऑनलाइन पहुंच गया। तो कोरोना ने नुकसान तो बहुत किया पर उसके सामने 1-2% बेनिफिट के फॉर्म में जो हमको मिला उसमें से एक ये भी है। रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि चंगेज खान एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, आप लोगों ने चंगेज खान के बारे में पढ़ी है? नीरव जी? यस। तो चंगेज खान ने नहीं नहीं तो कम से कम 3 से 4 करोड़ लोगों को मारा था। कुछ लोग तो 5 करोड़ भी बोलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है चाइना से होता हुआ, अफगानिस्तान होता हुआ, ईरान होता हुआ, रसिया होता हुआ, पूरा तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये पूरा होता हुआ एक बहुत बड़ा लगभग 22% जो हिस्सा है धरती का वो चंगेज खान ने जीता था और उस पर रूल किया था। तो उसने कम से कम 5 करोड़ लोगों की हत्याएं की। इसके नाते बहुत सारे गांव, शहर, कस्बे जो बसे बसे थे, जैसे गुजरात की आबादी देखें तो 6.5 करोड़ के आसपास गुजरात की आबादी है।
7 करोड़ हो गई होगी, मोदी जी 6.5 करोड़ बोलते थे, अब 7 करोड़ हो गई होगी। तो 7 CR की पॉपुलेशन अगर मानता हूं गुजरात की, तो लगभग एक गुजरात के बराबर की आबादी चंगेज खान ने धरती से खत्म कर दी। तो इसके नाते जो शहर हुआ करते थे वो जंगल हो गए, खेत हो गए, बगीचे हो गए, घास उग गई, पेड़ उग गए। तो कई लोग सटायर में, व्यंग में चंगेज खान को एनवायरमेंटलिस्ट भी बोलते हैं कि पर्यावरणवादी था वो। मतलब बाय मिस्टेक ही सर्व्ड नेचर, क्लाइमेट एंड आप कह सकते हैं कि जंगलों को, राइट। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पहलू जो हमको बताया गया होता है और दूसरा जो हम देख नहीं पाते, पर 50-100 साल बाद, 200 साल बाद, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ 1175 के आसपास की बात कर रहा हूँ, तो लगभग आप मान के चलिए 1000 साल पहले, राइट, जो घटनाएं घटी, उसको जब आज मैं बैठ करके देखता हूं तो उसके डिफरेंट एंगल्स हम देख सकते हैं। सही है गलत? एक आध आदमी बोले तो मैं आगे बोलूं। सही है गलत? आज कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अकेले में बोलता रहूंगा तो कथा जैसी मुझे भावना डेवलप हो जाएगी। राइट सर। राइट। तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो ये अप्रोच बहुत बार चेक किया जाता है कि आप किस एटीट्यूड के व्यक्ति हैं, और वो एटीट्यूड डिफाइन करता है कि आप किस तरह के व्यक्तित्व तो बनेंगे कल जब आप पावर में आएंगे। पावर इन द सेंस कि आपके पास अथॉरिटीज आनी है, तो जब अथॉरिटीज आएंगे तो आप किस तरह का व्यक्तित्व तो बनेंगे, और वो व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आज ही मैं एक न्यूज पढ़ रहा था डिटेल में कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी मेरे फेवरेट हैं, मैं उत्तर प्रदेश का ही हूं और उन्हीं के स्कूल का विद्यार्थी हूं जो स्कूल वो मैनेज करते हैं। तो योगी सरकार एक नया नियम लेकर के आ रही है उत्तर प्रदेश में, और वो नियम है कि जो भी परिवार में घर के बड़े बूढ़े, मतलब माता पिता की सेवा या केयर नहीं लिया जाता है, उस परिवार के सदस्यों को उन बड़े बूढ़ों के जो संपत्ति है उसे बेदखल कर देने की प्रोविजन रहेगा। अब इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आप में से कोई बताए कि ये सही है या गलत है? यस, एनीवन? ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, अभी 1-2 दिन के अंदर बिल भी आ जाएगा। जी, सही है। ओके, और कोई? और कोई? कैलाश बेन जी ने अपना ओपिनियन दिया है, सही है सर। अब ये जो है ना, ये बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। कौन सी चीज सही है या गलत है बिना एनालिसिस के नहीं बोल सकते। तो जब तक मैं उत्तर प्रदेश के गांव के सामाजिक स्ट्रक्चर, पारिवारिक स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं करूंगा, तब तक मैं अपना डिसीजन नहीं ले सकता। तो अगर इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कैलाश बेन जी, तो हमारा पहला रिएक्शन आना चाहिए कि वहां की सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था की एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए यदि सरकार इस निर्णय पर पहुंची है, तो जरूर वहां के गांव और वहां के सामाजिक व्यवस्थाओं में यह समस्या होगी, तभी सरकार ने यह निर्णय लिया है। दूसरे राज्यों में इसको लागू करने से पहले वहां के पारिवारिक और सामाजिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस राज्य में यह समस्या एग्जिस्ट ही ना करती हो, और चूंकि समस्या एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो उसके ऊपर कानून बनाने का मतलब ही नहीं है, राइट। तो जब हम किसी भी मुद्दे को डिस्कस करते हैं तो मुद्दे के मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। वे बैक 1932 के आसपास में, आप सब लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो मैं हिस्ट्री की ही बातें करूंगा, मैं ऐसे विषय नहीं उठाऊंगा जो आप अननोन हो। तो 1932 के आसपास में
जापान ने जब चाइना पे हमला किया, नानजिंग वॉज द कैपिटल ऑफ जापान एट दैट टाइम। उसको कुछ लोग नानजिंग बोलते हैं, जिसको जो समझ में आता है। हमको, मैं स्पेलिंग के हिसाब से प्रोनाउंशिएट करता हूं, तो मैं स्पेलिंग के हिसाब से जाऊंगा। तो नानजिंग पे जब जापान ने हमला किया, तो उस समय चाइना में सिविल वॉर चल रहा था। तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके सामने, मतलब वो लड़ रहे थे अगेंस्ट द एम्पायर, युद्ध चल रहा था, लोग परेशान थे। तो लोगों को ऐसा लगा कि ये दो लोगों के झगड़े में रोज हमको अनेकों समस्याएं होती हैं, अच्छा है कि जापान हम पे कब्जा कर ले। सिचुएशन ऐसी थी कि चाइना का जो एम्परर थे, उनको सजेशन यूएस और जर्मनी ने ऐसा, क्योंकि अधिकतर जो छोटे छोटे टापू थे वहां पर जो कॉलोनीज थी वो जर्मनी की थी, तो जर्मनी और यूएस ने ऐसा सजेशन दिया कि आप अपनी आर्मी पीछे ले लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, पूरी केस मैं आपको बता रहा हूं। तो जो चाइना का राजा था, उसने अपनी आर्मी अपने कैपिटल सिटी से वापस ले लिया और उन्होंने शहर खाली कर दिया। राजा को ऐसा लगा कि थोड़े दिन में जापानी अपने आप ही चले जाएंगे, क्योंकि लंबे समय तक लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं होगा, सप्लाई चेन उनकी टूटेगी, बहुत दिन तक वो लोग ये सब काम नहीं कर पाएंगे। जापानीज जब नैनजिंग में एंटर हुए, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, और इसके बाद मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। तो नैनजिंग के जो लोग थे, चाइना के जो लोग थे, अपने खिड़कियों में से बैठ करके जापान का झंडा दिखा रहे थे। दे वर सो हैप्पी कि दूसरा रूलर हमारे यहाँ आ रहा है। आप याद करिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई, भारत की जो राजा साहब थे सिराजुद्दौला, हार गए थे, मारे गए थे। तो ब्रिटिश जब सैनिक बंगाल की कैपिटल में जब प्रवेश किए, तो बंगाल के लोग उनका स्वागत कर रहे थे, फूल गिरा गिरा करके, कि अच्छा हुआ आप लोग आए। ऐसा इतिहास की कुछ किताबें कहती हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, चाइना में भी यही चीज हुआ। हमारे यहाँ तो 1757 में हुआ, चाइना में तो 1932 में हो रहा था। और वही जापानीज ने नैनजिंग में कितने लाख लोगों को मारा, इसकी कोई गिनती नहीं है। चुन चुन के, एक भी फीमेल नैनजिंग में ऐसी नहीं बची थी जिसके साथ नाइंसाफी ना हुई हो, जिसके साथ शारीरिक गलत चीज ना हुआ हो। प्रश्न ये है कि जब मैं एक ब्यूरोक्रेट बनता हूं, तो मैं किस तरह के समाज का निर्माण करूं, ताकि कल हमारे समाज के लोग दुश्मन को किस नजर से देखें। यदि मैं रूलर हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं देश की सत्ता में हूं, मैं सरकार चला रहा हूं, और मेरे सरकार में रहते हुए हमारे राज्य के लोग, हमारे जिला के लोग, हमारे समाज के लोग अगर हमारे राष्ट्र के विरोध में सोचने लगते हैं, हमारी सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो ये मेरे लिए दुख का विषय है और कहीं ना कहीं शर्म का भी विषय है। हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति राष्ट्र भावना से, राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत हो जाए, और जिस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में प्रश्न होता है, इंटरव्यू में उसकी झलक दिखती है। कितने मेरी बात से सहमत हैं? कोई तो बोलिए भाई, मुझे मालूम है कि थोड़ा सा स्पीच तगड़ी हो गई, पर आप बोलेंगे तो मैं आगे बोलूंगा। यस नीरव जी, थैंक यू। यस, एनीवन एल्स? अब प्रश्न ये है कि कैसे किया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल आपको मैं भारतवर्ष का दूंगा। 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2014, लाल किले के प्राचीर से भारत के ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि भारत को ओपन डिफेकेशन फ्री करना है। आप ध्यान से सुनिए, भारत का प्रधानमंत्री भारत को संबोधित कर रहा है, दुनिया के अधिकतर देश भारत को देख रहे हैं और वो सुन रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री भारत के प्राचीर से, लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित कर रहा है
कि भारत को ओपन डिफेकेशन मतलब खुले में शौच जाने से मुक्त करना है। सुन के कैसा लगता है कि ये क्या है? आसूच है। अब प्रधानमंत्री तरीके आओगे तो बोला है, ऐसा मन में आएगा कि नहीं आएगा? हसित जी क्या कहना आपका? हस्ती जी। यस। वृंदा जी क्या कहना आपका? ये डॉक्टर संस्कृति जी थैंक यू। आप ये समझिए कि देश का प्रधानमंत्री जब ऐसा बोलता है तो लोगों के मन मस्तिष्क में क्या आता है? देश में 55 करोड़ 550 मिलियन लोग ऐसे थे जो खुले में शौच जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं 15 अगस्त 2014 को। देश में 55 करोड़ मतलब अमेरिका की आबादी मल्टीप्लाई बाई 2 उतने लोग खुले में शौच जाते थे। पूरे यूरोप की आबादी मल्टीप्लाई बाई 2 करिए तब जाके उतने लोग भारत में खुले में शौच जाते थे। लोटा कल्चर था। और अचानक आपका प्रधानमंत्री कहता है मुझे इसको बंद कर देना है। कैसे संभव था? और ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन का प्रारंभ हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तब से लोग खुले में शौच जा रहे थे। तो ये बात व्यवस्था की नहीं थी, ये बात डीएनए में घुस चुकी थी। अब ऐसे लोगों को आपको बोलना है कि बंद कमरे में जाना है। आप एज ए ब्यूरोक्रेट, आप एज ए कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तालुका, आपके 5 तालुका आप देख रहे हैं, आप एक सचिव हैं, कुल आप किसी डिपार्टमेंट के आप हेड हैं और आपको ये चार्ज दिया जाता है कि पूरे राज्य में मुझे ये असंभव काम को संभव करना है। और ये अभी की आदत नहीं है साहब। अगर सिविलाइजेशन को मैं 5 लाख वर्ष पुराना सिविलाइजेशन मानूं तो 5 लाख वर्षों से जो आदत चली आ रही है, कुछ लोगों को बंद कमरे में फ्रस्ट्रेशन होता है। कैसे करोगे आप समझिए कि देश के ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर आया होगा। पूरा देश में जहां जहां पे समस्या डीप रूटेड थी उनके लिए तो आप समझिए कि इट वाज नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है कि लोग कुर्सियों से गिरने लगे होंगे कि आख आख ठसे 28 सके खरू। ऐसे ही है जैसे गुजरात के लोगों को हेलमेट पहनाना टू व्हीलर वालों को हेलमेट पहनाने की गुजरात की ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर करके कितनी बार थक चुकी है। आज तक गुजरात के लोगों ने हेलमेट नहीं पहना। सही है कि गलत है? कितने मेरी बात से सहमत है कि आज तक हम नहीं पहना पाए? नहीं पहना पाए ना। जो ही सरकार कंपलसरी करती है तो पब्लिक जो है सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर में अपोज करना शुरू करती है। और आज तक, जबकि दूसरे पूरे देश में सारे राज्यों में टू व्हीलर चलाने वाले के लिए हेलमेट मैंडेटरी है, गुजरात आज तक इफेक्टिवली नहीं कर पाया। सही या गलत? कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि नहीं कर पाया? यस। यस। समवन। कोई नहीं। जागो देवताओं जागो। हाँ। ना ई गवर्नमेंट इज चेंजिंग द सिचुएशन। एग्जांपल ई मेमो। वेरी गुड, वेरी गुड। पर पब्लिक पहन तो नहीं रही है। और पेनाल्टी, इज इट द सोल्यूशन? अगर ये सोल्यूशन था तो खुले में शौच जाने पे आपने मेमो क्यों नहीं इश्यू किया? अब बिना मेमो इश्यू किए देश के 55 करोड़ लोगों को सरकार ने खुले में शौच जाने से मुक्त करवाया और उनको हैबिट चेंज की। ये स्टडी का सब्जेक्ट। इसको कहते हैं जन जागरण अभियान। इन्फ्लुएंशियल पीपल कैन चेंज बिहेवियर ऑफ मासेस इन फ्यू मिनट्स। गुड वन। अच्छा है। लेकिन मोदी जी ने इसको चेंज नहीं किया। मोदी जी ने सिर्फ अभियान प्रारंभ किया। संस्कृति जी, इसको चेंज किया लोगों ने। जब आप इसको जन अभियान के तौर पे, जब आपको बोलने जा रहा हूं आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस का आंसर है। मैं बिल्कुल जनरल नॉलेज का क्लास नहीं ले रहा हूं। आपने मेंस और प्रीलिम्स पास कर लिया है तो मैं जीके का लेक्चर नहीं लूंगा आज। ये जन अभियान डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में ई मेमो, पेनल्टी लगाना, स्ट्रिक्ट हो जाना, ये अंतिम विकल्प है। ये विकल्प नहीं हो सकता। ये कॉलोनियल माइंडसेट है। डेमोक्रेटिक माइंडसेट होता है कि जन जागरण, लोगों में जागृति कैसे आए, लोगों में जागृति लाने के सारे उपाय ढूंढना, ये ब्यूरोक्रेट्स का काम है।
हमने ये कर दिखाया। 55 करोड़ लोगों को हमने खुले में शौच जाने से रोका, बिना किसी तरह के पेनल्टी लगाए, बिना किसी तरह के मेमो दिए, बिना किसी तरह के हैरेसमेंट, बिना किसी की पुलिस की कहीं पे पुलिस हमने नहीं लगाई, कहीं पे पुलिस ने किसी को जाके डंडे नहीं मारे, सुबह उठ करके डंडा लेके पुलिस दौड़ रही है, कहीं नहीं हुआ। फिर भी ये हैबिट हमने चेंज कर डाला और लाखों वर्ष पुरानी परंपरा को बदला। जन जागरण बहुत बड़ा अभियान है, सफाई बहुत बड़ा अभियान है। मेरा ऐसा मानना है कि आप देखिए कोविड-19 की सिचुएशन में लॉकडाउन थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस थी, अगर मैं कुछ लोगों को हटा दूं तो मुझे लगता है कि बड़ी स्मूथली हमने लॉकडाउन को सक्सेसफुली किया, उसको जन जागरण अभियान में चेंज किया। तो हमको जो सीखना है कि जब हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग, पीपल कम्स फर्स्ट, पीपल कम फर्स्ट, नेशन कम फर्स्ट। जब आप लोगों की सोचेंगे तो राष्ट्र आता है, और जब राष्ट्र का सोचेंगे तो लोग आते हैं। लोग और राष्ट्र दोनों एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। राष्ट्र अलग और लोग अलग नहीं हो सकते। लोग मिलकर समाज बनाते हैं और समाज बना मिलकर के राज्य बनाता है और राज्य मिलकर के राष्ट्र बनाते हैं। तो राष्ट्र में से व्यक्ति अलग नहीं हो सकता। तो जब तक व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी तब तक आप राष्ट्र की जो परिभाषा है उसका निर्माण नहीं कर सकते। तो व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट कैसे किया जाए, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया। योगी सरकार चाहती है कि परिवार में बड़े बूढ़ों को रिस्पेक्ट मिले। बूढ़े हो गए इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपायरी डेट उनकी अब आ चुकी है और अब उनको मृत्यु प्राप्त करना चाहिए क्योंकि अगली जनरेशन अब प्रॉपर्टी की दावेदार हो जाती है। बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति का जीवन इस राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति का। नहीं तो हमने मर्सी किलिंग लीगल क्यों नहीं कर दिया? हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमारे लिए चाहे व्यक्ति बीमार भले है पर राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। 142 करोड़ की आबादी के राष्ट्र में हमने आज तक मर्सी किलिंग परमिट नहीं किया। सही है? तो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक व्यक्ति जो कोमा में पड़ा हुआ है, आईसीयू में पड़ा हुआ, क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा हुआ, वो भी मेरे लिए राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हम जो भी जवाब देते हैं, हमारा हर एक जवाब व्यक्ति महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के लिए हर एक व्यक्ति, इसीलिए हमारा कोर्ट किसी व्यक्ति को फांसी की सजा अगर हुई है तो रात को 2 बजे भी खुलती है कि कहीं गलती से एक आदमी के साथ भी अन्याय ना हो जाए। भले उस व्यक्ति ने हजारों लोगों का कत्ल किया हो, लेकिन उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। हम लोगों ने पाकिस्तान से जो टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई पे, जिस व्यक्ति को हमने पकड़ा था उसके ऊपर भी बाकायदे लीगल केस चलाई, हर महीने का करोड़ों का खर्चा किया उसकी जान को बचाने के लिए। लेकिन अंतिम तक, जब तक कोर्ट ने फाइनल जजमेंट नहीं दिया, जब तक राष्ट्रपति ने उस पर एग्रीमेंट नहीं दिखाई, तब तक आपने फांसी नहीं दी। अपने देश तो ठीक है, दुश्मन देश का व्यक्ति भी अगर आपके देश में कोई गलत कार्य करता हुआ पकड़ा गया तो ऐसा नहीं कि दुश्मन है तो मार दो, उसके ऊपर भी लीगल प्रोसेस करनी होगी। पॉइंट ये है, हमारी बातों में, हमारे हर एक प्रश्न के जवाब में ये सारी चीजें झलकनी चाहिए। कितने लोग लग रहा है कि मैं वर्त बातें कर रहा हूं, काम की बात कर रहा हूं? आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं उसके माध्यम से? थैंक यू संस्कृति जी। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जब हम ऐसी जगहों पे बैठते हैं जहां पर जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो व्यक्तिगत विचार अपनी जगह है और राष्ट्र और समाज अपनी जगह पे ड्यूअल पर्सनालिटी हो जाती है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोई एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, अभी आप लोगों को याद होगा कोरोना के समय में मीटू करके एक अभियान शुरू हुआ था, मीटू, और उसमें बहुत सारे बड़े नोन नेम एंड फेसेस के नाम आए थे। कई लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि वो समाज में उदाहरण के तौर पे देखे जाते थे। लेकिन
अगर एक व्यक्ति ने भी उनके नाम के आगे क्वेश्चन उठा दिया तो पूरा समाज उनके विरुद्ध हो गया। याद है आप लोगों को? और लोगों को अपने वर्षों पुराने प्रोफाइल्स को, वर्षों पुराने नाम और हैसियत को छोड़ करके गुमनाम जाना पड़ा। नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं यहां पर ऐसा हुआ है। सही है गलत? सही है। जब आप किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर होते हैं तो आपका दायित्व है, आपका धर्म है सही काम करना। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस्त तद तद देवेतरो जना। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा ही वैसा दूसरे लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो जब आप एक लीड पोजीशन में हैं, लीड प्रोफाइल में हैं, तो आपके लिए, समाज के लिए एक बेहतर एग्जाम्पल सेट करने के लिए 24x7x12 12 महीने 7 दिन 24 घंटे आपको सोचते रहना पड़ेगा कि मेरी कोई भी एक भी हरकत या काम या शब्द समाज के लिए गलत एग्जाम्पल ना सेट कर दे। क्योंकि आप एज ए ब्यूरोक्रेट, आप एज ए ऑफिस बेयरर एंड होल्डर, आप अकेले नहीं हैं। आप जिस पोजीशन को लीड कर रहे हैं, ऐसे पोजीशन दुनिया में लाखों लोग लीड कर रहे हैं। अगर आपसे गलती हुई तो वो लाखों लोगों के ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, और आने वाले समय में जो लाखों लोग आएंगे उनके ऊपर भी शक की नजर से देखा जाएगा। और आपके पहले जो करोड़ों लोग काम करके गए हैं वो भी क्वेश्चन मार्क के दायरे में आ जाते हैं। यू आर नेवर अलोन। आप कभी अकेले नहीं हैं। तो ये जो फिलॉसफी है, मी एंड माय लाइफ, गलत है। यू आर नेवर अलोन, यू आर ऑलवेज पार्ट ऑफ वन नेटवर्क। तो आप जो भी करते हैं आपको हमेशा मस्तिष्क में होना चाहिए कि मेरे काम का इंपैक्ट लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर पड़ेगा। और ये वो लोग नहीं है जो इंडिविजुअल हैं। आप एक कलेक्टर हैं तो आपके अंतर्गत करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। आप अगर के ऊपर उंगली उठी तो सभी लोगों के ऊपर उंगली उठ जाती है, पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। आप मणिपुर की घटना को देखें, अचानक पूरी व्यवस्था चरमरा गई। क्यों? स्टडी का सब्जेक्ट है। इसीलिए जब हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, समाज और राष्ट्र पहली प्रायोरिटी है। मैं इंडिविजुअल बाद में आता हूं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछिए, तो मैं कुछ और जवाब आपको दूं। यस, मैं पीपीटी दिखाने के मूड में आज नहीं हूं। आई एम टोटली, मैं चाहता हूं कि डिस्कशन किया जाए। यस, नेशन फर्स्ट, हाउ टू डिफाइन। यस, कोई टेक्स्ट कर रहा है कि कुछ कर रहा है? यस जी। कोई भी व्यक्ति किसी भी रेफरेंस में कोई भी क्वेश्चन आप पूछें, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। क्योंकि अगेन इफ आई एंटर इनटू एनी टॉपिक तो बहुत लंबा चला जाएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक आप में से किसी को याद है? धृतराष्ट्र को दिया गया था पहला श्लोक। एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। यस, कोई भी व्यक्ति? पहला ही श्लोक है। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, ध्यान से सुनिएगा। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं? एक ही श्लोक में धृतराष्ट्र की पूरी पर्सनालिटी का डिसेक्शन कर दिया है श्रीमद् भगवत गीता में। मारा अने तेना, मारा अने तेना। धृतराष्ट्र कौन है? राजा है। किसका? पूरे हस्तिनापुर का। लड़ाई पांडव और कौरवों के बीच में है, और दोनों नागरिक किसके हैं?
हस्तिनापुर के। दोनों परिवार के सदस्य किसके हैं? कुरुवंश के। तो धृतराष्ट्र राजा सिर्फ कौरवों का है कि पांडवों का भी है? दोनों का है। तो लाइन क्या होनी चाहिए थी कि मेरे दोनों पुत्र क्या कर रहे हैं, पर वो क्या पूछता है? मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। जिस दिन आपने मेरा और तेरा, मेरा और उनका, मेरा और बाकियों का, आप समझिए कि आपने प्रोफाइल के अगेंस्ट जाकर के सोचना प्रारंभ कर दिया है। मैं घुमा घुमा करके एक ही बात को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। समझने की कोशिश बहुत साफ सुथरी है। किसी भी पूर्वाग्रह से हम कभी इंटरव्यू ना दें, किसी भी पूर्वाग्रह से। हमेशा फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात करें। देखिएगा, मैंने जितने भी कंटेंट आपको दिए हैं, डेट या तो ईयर या तो फैक्ट्स के साथ मैं बात करूंगा। मैंने आपको बोला 55 करोड़ 550 मिलियन, मैंने आपको डेटा दिया। मैंने आपको 1932 के आसपास, जब मैंने आपको नैनजिंग बोला तो मैंने आपको ईयर बोला साथ में। जो भी डेटा मैं बोलूंगा फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बोलूंगा। तो जब मैं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बोलता हूं तो सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपको क्रॉस नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल, आप कभी नितिन गडकरी का इंटरव्यू देखिएगा, ही ऑलवेज टॉक्स इन फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसीलिए नितिन गडकरी को लेकर जल्दी कोई काउंटर नहीं करता है। वो हमेशा इस तारीख को इतने करोड़ का हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, इतने किलोमीटर का हमने, इतने लेन का, इतना मीटर चौड़ा हमने रोड चालू किया, इतनों का हाइड्रोजन में हमने ये किया, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने ये किया, हमने। ही ऑलवेज टॉक्स विद फैक्ट एंड फिगर्स। फैक्ट एंड फिगर्स यदि आपको आते हैं तो हमेशा फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात करिए। सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल आपको काउंटर जल्दी नहीं कर पाएगा। यदि फैक्ट एंड फिगर आप कंफर्म नहीं हो तो नेवर पुट डेटा, ये आपको उलझा देगा। ये गलती कभी इंटरव्यू में नहीं करना चाहिए। वह मैक्सिमम लोगों, 90% लोगों, 95% लोगों, 99% लोगों, नेवर कमिट दिस मिस्टेक। आपके पास फैक्ट है क्या? हैव यू रेड एनीवेयर? है तो कहां से आपने 99% उठाया? हु सेड? हु डिड दैट सर्वे? दैट सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच ईयर? कब कंडक्ट हुआ था? किसने किया था? क्या सैंपल साइज रहा होगा? आप बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बिफोर यू पुट फॉरवर्ड एनी फैक्ट एंड फिगर, you should have very relevant, very appropriate data. Otherwise, नो चौंपलागिरी। आप भूल ना कराए, अपने राजनीति में नहीं जा रहे हैं हम। जिस फील्ड में जा रहे हैं, ये फील्ड हमारा एक एक शब्द हमारे समाज, हमारे जिला, हमारे राज्य और आने वाले समय में हमारे राष्ट्र के भविष्य का निर्धारण करता है। तो हमारी गलती लंबी गलती हो जाती है। तो कईयों को आदत होगी ये बोलने की कि घड़ा बधा लोको, वधारे पड़ता लोको, 90% लोको, 50 बोलते हैं नहीं बोलते हैं? कितने मेरी बात से सहमत हैं कि हम गलती से बोल जाते हैं? यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो लिखिए यस। ये भूल हमको नहीं करनी है। बड़ा स्पेसिफिक होना है इंटरव्यू में। बी वेरी प्रिसाइज, इसको हम प्रेसिव बोलते हैं। बी वेरी प्रेसिव, बी वेरी प्रिसाइज। और इसीलिए डेटा को बड़ा वेरीफाई करके जाने का। आप समझिए कि मैंने अब तक पब्लिक डोमेन में 5000 से ज्यादा सेशंस कंडक्ट किए हैं ऑडिटोरियम्स में अक्रॉस भारत एंड दूसरे देशों में। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मैंने डेटा दे दिया वहां पे, फिर मैं आके वेरीफाई कर रहा होता है कहीं डेटा गलत तो नहीं दे दिया मैंने। अभी जैसे कल ही का एग्जांपल, मैं कहीं पे सेशन एंगेज का, परसों मैं सेशन एंगेज कर रहा था और मुझसे बोलते बोलते निकल गया कि जापान अटैक्ड ऑन रशिया इन 1905, 1905 में। और सेशन मैंने एड्रेस कर लिया। मैं जब वहां से निकला तो मैं लंच लेते लेते मैं वेरीफाई कर रहा था कहीं मैंने ईयर गलत तो नहीं बोल दिया। एंड देन आई फाउंड कि नहीं, आई वाज करेक्ट कि जापान ने रसिया पे 1905 में ही अटैक किया था, मारमरा बीच पे। तो पॉइंट ये है कि चाहे अनचाहे कई बार अपने से भूल हो जाती है।
लेकिन हमको कोशिश ये करनी है कि हम बोलने समय बिल्कुल क्लियर रहें, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप मेरी तरफ भाषण देने तो जा नहीं रहे हैं, तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको बड़ा स्पेसिफिक होना है, बहुत स्पेसिफिक। यस, मेनी टाइम्स, बराबर से। अब पूछिए तो मैं कुछ और आंसर दूं आपको। जी, या यस, एनीवन, एनीवन फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो मैं पूर्वाग्रह बोल चुका हूं, या मैं एक और इसमें आपके सामने वर्ड डालना चाहूंगा, इमोशनल। कोई भी निर्णय इंटरव्यूज में इमोशनल ग्राउंड पे नहीं होता है, नेवर, इट्स ऑलवेज ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड। राजनीति, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट हैं, तो ये राजनीति नेताओं वाली राजनीति नहीं, राज्य चलाने वाली नीति को हम राज्य नीति कहते हैं, राजनीति नहीं, राज्य नीति। जो विदुर करते थे, जो विभीषण ने किया, जो अधिकतर लोग जो मंत्री करते थे, मंत्रियों के लिए चाणक्य ने जो किया, इनके लिए राज्य महत्वपूर्ण होता है, राजा सेकेंडरी है। राइट, विभीषण ने रावण को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनको रावण, राज्य श्रीलंका ज्यादा महत्वपूर्ण है, रावण जैसे रावण आते जाते रहेंगे। एक बहुत अच्छा आपसे मैं स्टोरी कहूंगा, उसके बाद मेरी बात को मैं समाप्त करूंगा। इट हैपेंड इन महाभारत। महाभारत में भीष्म पितामह वाणशैया पर लेटे हुए थे और पांडव लड़ाई जीत चुके थे, कई सप्ताह हो गए। अब सूर्य उत्तरायण होने वाले थे दक्षिणायन से, भीष्म पितामह की अब अंतिम इच्छा पूर्ण होने वाली थी कि उत्तरायण में उनके प्राण पखेरु स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करें। पांडवों ने भीष्म पितामह को पूछा कि पितामह, आपके मृत्यु के पश्चात आपकी अंतिम क्रिया कहाँ पे की जाए। भीष्म पितामह ने बोला, ठीक ऐसी जगह करना जहाँ पे आज तक किसी की अंतिम क्रिया ना हुई। पांडवों को बड़ा घमंड था क्योंकि उन्होंने महाभारत जीती थी, ऐसे ऐसे योद्धाओं को मारा था जो योद्धा कभी कल्पनाओं में कोई उनको हरा नहीं सकता था। पांडवों ने बहुत सोचने के बाद हिमालय के शिखर पर निर्णय लिया कि जाके अंतिम क्रिया करेंगे। हिमालय के शिखर पर जब भीष्म पितामह की डेड बॉडी को ले जाया गया और अंतिम क्रिया होने वाली थी, तब तक भीष्म पितामह की आत्मा ने वहां पे एक आकाशवाणी की, और ये ध्यान से सुनिएगा। अत्र भीष्म सतं दग्धं, अत्र भीष्म सतं दग्धं पांडवानां शतस्त्रं द्रोणाचार्य सहस्त्रं च कर्ण संख्या न विद्यते। इसका मतलब होता है कि इस जगह पर हे पांडव, 100 जितने भीष्म पितामह की अंतिम क्रिया हुई है, कई 100 पांडवों की, हजारों द्रोणाचार्य की, और कितने कर्ण की अंतिम क्रिया हुई है, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए आप इस इल्यूजन या भ्रम में न रहें कि यहां पर किसी की आज तक अंतिम क्रिया हुई ही नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है नीरव जी, ऐसा कोई काम नहीं है वृंदा जी, जो पहले न हुआ हो। जो भी हम करते हैं ये पहले हो चुकी, वी जस्ट डू रिपीटिशन ऑफ द सेम। इसीलिए हम बड़े ही स्वच्छ, पवित्र और एक बड़े बैलेंस मन से इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू में सिलेक्शन होना न होना, सेवा का मौका अगर हमको मिलना है, अगर हमारे नियति और नीति लोगों के सेवा के पक्ष में है, राष्ट्र उत्थान के पक्ष में है, लोगों के जीवन से कष्ट दूर करने के पक्ष में है, लोगों के जीवन में बेहतरीन बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लाने के पक्ष में है, राष्ट्र को प्रोग्रेस बनाने के पक्ष में है, तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर कहीं पर भी नीति खोटी है, यदि नियत में कहीं पर है पावर हमको मिल जाएगा, लोगों के बीच में मेरी इमेज बन जाएगी, मैं कुछ बहुत बड़ा दिखने लगूंगा, मेरे पास कुछ ऐसा होगा, नीति और नियत में खोट होगी, तो प्रकृति कहीं ना कहीं तो हमको गड़बड़ कर देगी। तो जो करना है इस समय से, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उनकी नीति और नीयत दोनों ही राष्ट्र के पक्ष में है, राष्ट्र के डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके है।
वो चाहते हैं कि लोगों के जीवन में खुशहाली आए, कोई दुखी न रहे, कोई बीमार न रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट न हो। गौतम बुद्ध की जो परिकल्पना थी समाज की, वो परिकल्पना को साकार आप करना चाहते हैं। इस परिकल्पना को यदि आप अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे तो आपके सिलेक्शन होने से कोई न रोक पाएगा। लेकिन अगर इतनी भी खोट हुई तो आप मान के चलिए कि राष्ट्र जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में इतनी भी खोट वाले लोगों का सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो राष्ट्र पहली प्रायोरिटी। व्हाट इज नेशनलिज्म एंड हाइपर नेशनलिज्म? वेरी गुड क्वेश्चन नीरज जी। देखिए, जब जापानीज ने चाइनीज को मारा, जब जर्मन्स ने ज्यूस को 60 लाख ज्यूस को मारा, वो हाइपर नेशनलिज्म था। हाइपर नेशनलिज्म का मतलब होता है कि मैं सबसे बेस्ट ब्रीड हूं, मैं सबसे बेहतर रेस हूं, हम सबसे अच्छी उम्दा किस्म के लोग हैं, हमसे बेहतर कोई ना हो सकेगा, ये हाइपर है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, आपके अंदर भी ब्रह्म है। जितना महत्वपूर्ण मैं हूं उतना ही महत्वपूर्ण आप हैं। जितनी शांति की आवश्यकता मेरे जीवन में है उतना ही शांति की आवश्यकता दूसरों के जीवन में है। मैं अपने आप को कष्ट दे करके मैं दूसरे लोगों को खुश रख पाऊं, दैट इज नेशनलिज्म। मेरे अपने बलिदान दे करके भी अगर मेरी आने वाली पीढ़ियों को मैं बेहतर राष्ट्र और समाज की संरचना कर सकूं, दैट इज नेशनलिज्म। लेकिन मैं दूसरों को मार करके एक राष्ट्र का निर्माण करूं, दैट इज हाइपर नेशनलिज्म। किसी का शोषण करके, किसी को नुकसान पहुंचा करके आप कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। कर्म का सिद्धांत, भारत हमेशा इसमें विश्वास करता रहा है, जो बोएंगे वही काटेंगे। जिस तरह से जापान ने लोगों को परेशान किया वैसे जापान परेशान हुआ, जैसे जर्मनी ने लोगों को परेशान किया वैसे जर्मनी परेशान हुआ। जिन लोगों ने भी दूसरों को परेशान किया है वो परेशान हुए हैं। दैट इज हाइपर नेशनलिज्म। हमारा सिद्धांत है कि न हम किसी को परेशान करेंगे, न किसी को हम हैरेस करेंगे, हम भी खुश होंगे, दूसरे भी खुश होंगे। भारत ने वैक्सीन बनाया तो 171 देशों को वैक्सीन सप्लाई किया, दवाएं सप्लाई की, खाना सप्लाई किया, हमारे पास था तो हमने दुनिया को दिया। हम उस समय भाव बढ़ा करके बेचने नहीं लगे। हमने ये नहीं बोला कि हमने बना लिया है वैक्सीन, अब दुनिया जो है हमको पैसा दे तो हम वैक्सीन देंगे, दुनिया हमको पैसा दे तो हम दवा देंगे, दुनिया हमको पैसा दे तो हम खाना सप्लाई करेंगे ना। हम उस समय लिबरल हो गए, हमने फ्री में दवाएं दी, फ्री में वैक्सीन दिया। क्यों? क्योंकि हम नेशनलिस्टिक हैं, हम हाइपर नेशनलिस्टिक नहीं है। आई होप नीरज जी मैं आपको जवाब दे पाया। थैंक यू। फाइन। सो मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरी बात समझ पाए होंगे, जो मैं कहना चाहता था आप तक पहुंचा होगा। इंटरव्यू बहुत ही आसान चीज होती है। इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा उसमें सामने जो बैठते हैं कोई जिराफ और कोई डायनासोर लोग नहीं बैठते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं ऐसे लोग आए राष्ट्र में, सिस्टम में, समाज में, सरकार में, जो लोग आने वाले समय में एक बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र, बेहतर राज्य, बेहतर मानव समाज की संरचना कर पाए। और हम अपनी बातों से, अपने जवाबों से, अपने शब्दों से, अपने शब्दों के चयन से, आप देखिएगा जब मैं शब्द बोलता हूं तो मेरे शब्दों के सिलेक्शन देखिएगा। मैं हमेशा ऐसे शब्दों का चयन करता हूं जो शब्द सामने वाले व्यक्ति को सुनना अच्छा लगता हो। मैं बहुत ही क्लिष्ट हिंदी न बोल करके मैं बहुत ही साधारण सीधा शब्द बोलने का प्रयत्न करता हूं, ताकि आपको आइडिया आए कि किन शब्दों का प्रयोग करना है जब आप इंटरव्यू देते हैं। तो आप देखिएगा मैं बाइलिंगुअल रखता हूँ, हिंदी और इंग्लिश और कई बार गुजराती शब्दों का भी उपयोग करता हूँ। सो कुछ गलत नहीं है। शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, वॉइस ऑफ क्लैरिटी होनी चाहिए, शब्दों की क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जो शब्द बोलते हैं वो शब्द बिल्कुल अच्छा प्रोनाउंशिएट होना चाहिए। खुल करके बोलें, पूरा मुंह खोल करके बोलें, ताकि शब्द सही ढंग से लोगों के कान को टकराए, और जैसे शब्द टकराएंगे वैसे ही इंपैक्ट बिल्ड होगा। धीमा कभी ना बोलें, क्योंकि जब धीमा बोलते हैं, धीमा और मीठा बोलने वाले लोगों को सही नहीं माना जाता है। जो लोग स्पष्टवादी होते हैं, शब्दों को सही ढंग से रखते हैं, उनको समाज में एक अलग नजर से देखा जाता है, अच्छे नजर से देखा जाता है।
तो मैं चाहूंगा कि आप शब्दों के चयन पर, शब्दों के प्रोनाउंसिएशन पर आप बिल्कुल फोकस करें, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे फोकस करें, आपके एटीट्यूड, व्यू, ओपिनियन को बड़े राष्ट्र और समाज को ध्यान में रख करके रखें। आप बिल्कुल अच्छा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग एक बहुत ही कलरफुल रिजल्ट के साथ बाहर आएंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। मुझे विश्वास आप लोगों को मैंने बहुत ज्यादा बोर नहीं किया, क्योंकि अभी आज जनरल नॉलेज का सेशन ले नहीं सकते और ये सब विषय ऐसे हैं जिस विषय पर कई बार कंफ्यूजन रहता है। आप लोगों को मालूम भी है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पर ऐसे जब सामने वाला व्यक्ति बोल रहा होता है तो हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चल रहे होते हैं कि हाँ આજે કે છે ને આવું મારે, હું વિચારતી જ હતી કે આવું જ કરવું છે, હું વિચારતો જ હતો આવું જ મારે કરવું જોઈએ। जब सामने वाला व्यक्ति बोलता है, इसको बोलते हैं अप्रूवल। सो कहीं ना कहीं एक तरह से अप्रूवल जैसा आ जाता है। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर संस्कृति जी, थैंक यू मिस्टर नीरव जी, हस्ती जी धन्यवाद, वृंदा जी धन्यवाद, कैलाश बेन थैंक यू सो मच। एंड विद दिस कैच यू लेटर। एक टॉपिक और मेरे हिस्से में बचा हुआ है, सो वेरी सून विल एंगेज। इंटरव्यू होने शुरू होने की संभावना बहुत। यस यस कैलाश बेन, आपने हाथ रेज किया, बताइए क्या कहना चाहते हैं। यस, हैंड रेज किया था आपने, तो कुछ पूछना चाहती हैं आप? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। सो वंस अगेन, अच्छा एक चीज और मैं बोलना भूल गया हूं। अगर मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसका रिप्लाई क्या करेंगे? कोई ऐसा प्रश्न आ गया और आपको आंसर नहीं आता है, या तो आपने आंसर दिया और गलत निकला, तो क्या करने का? सो अगले सेशन में इस पॉइंट को मैं कवर करूंगा, आप लोग याद दिलाइएगा। मीनवाइल मैं चाहूंगा जगह पे और सर्च करके आप इसका आंसर ढूंढ के रखें। फाइन, ये इन्होंने बाय मिस्टेक लिखा, उससे मुझे याद आया, राइट। सो थैंक यू, कैच यू अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद, डू योर बेस्ट।